दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर। प्यारे साथियों, आज 3 जून 2020 को मैंने लगभग शाम के 6:30 बजे लाइव सेशन किया हुआ था। क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह का लाइव सेशन मैंने किया है उस तरह का आउटपुट निकल रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि लाइव सेशन का यह मेरा पहला अनुभव रहा है। खैर, मुझे लगता है कि आज की यह जो लाइव सेशन रहा है, यह लाइव सेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियों से भरा हुआ है। यह आपको शक्ति देगा एक सही निर्णय लेने में, यह आपको ताकत देगा आपकी सफलता में। इसलिए एक बार फिर से मैं उस लाइव सेशन की पूरी जानकारी को जो मैंने उस वीडियो में लाइव सेशन में मैंने दिया था, एक बार फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यह आपके लिए लाभप्रद होगा। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं आपसे यह कहूंगा कि आप पूरी वीडियो को देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रितेश कुमार उपाध्याय। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि मैं आपके साथ लाइव होऊंगा, तो अपने उस वादे को पूरा करते हुए आज मैं आपके सामने लाइव उपस्थित हूँ। दोस्तों, मुझे यकीन है कि यह जो कुछ चंद समय हम एक दूसरे के साथ बिताएंगे, यह हमारी आपकी सफलताओं के रूप में निश्चित रूप से कन्वर्ट होगा। आज का जो दौर चल रहा है, निश्चित रूप से यह एक समस्याओं का दौर है। कोविड-19 के कारण आज पूरा विश्व इस समस्या से घिरा हुआ है। हमारे मन में बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो हमें प्रभावित कर रहे हैं और खुलकर जैसे हम पहले कार्य करते थे, निश्चित रूप से हम उस तरह से खुल के कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हमें यह भी पता है, यदि एक अभिकर्ता चंद दिनों के लिए भी अगर फील्ड से बाहर हो जाता है और वह जब दोबारा फील्ड में एंट्री करता है तो उसको यह समझ में नहीं आता कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन आज मेरा काम वो कम कैसे हो गया है। दोस्तों, समस्याएं क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं। जैसे में बहुत सारे अभिकर्ताओं के मन में आज के इस समय में यह सोचने में आ रहा है कि काश मेरा एक अगर व्यापार होता, या मैं एक दुकान खोल लेता, या मैं दुकान खोल लूं तो हमारे रोजी रोटी का साधन बन जाएगा। काश मुझे कोई जॉब मिल जाता, मेरे लिए बहुत बढ़िया होता। काश कहीं से कोई ऐसी व्यवस्था मिल जाए कि हमारी इनकम शुरू हो जाए, हमारे परिवार, हमारे बच्चों की जो जरूरतें हैं वो पूरा करने लगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें एक अभिकर्ता के मन में एक साथ चल रही हैं। बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा क्यों है? इसका जो मूल वजह मुझे समझ में आता है वह एकमात्र वजह यही है कि दौर मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ पर मुझे नहीं पता है कि किस शायर ने लिखा है, लेकिन 2 लाइन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे यह यकीन है कि यह जो लाइनें हैं ना, यह लाइनें दिल के अंदर आज के परिवेश को देखते हुए आग भरने का काम करेंगी। लाइनें कुछ इस तरह से हैं कि गर आंधियों को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियाना बनाने की। निश्चित रूप से आपको लग रहा होगा कि सर यूं ही बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन चलिए, यह जो चंद मिनट, चंद घंटे हम एक दूसरे के साथ बिताएंगे, हम इसी चीज पर डिस्कस करेंगे कि यह जो आंधियां आई हैं कोविड-19 के रूप में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे विश्व में, असर सभी के पास है। हर व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है, तो हमारा अभिकर्ता इससे अछूता कैसे रह सकता है? हमारी संस्थान इससे अछूती कैसी रह सकती है? हर व्यक्ति इससे प्रभावित है। तो इस प्रभाव को हम अपनी सफलताओं में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज हम इसी मुद्दे पर इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव सेशन के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, चूंकि यह मेरा पहला लाइव सेशन है और हमारे पास कोई ऐसा मैन पावर भी नहीं है कि मैं उनको लगाकर और उसके जरिए मैं इन चीज़ों को सीखूं। तो कई तरह की छोटी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे में आपको साइड से कुछ आवाज़ सुनने को मिल सकती है, हो सकता है कि कोई डिस्टरबेंस, साउंड में बफरिंग हो, तो दोस्तों उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। यदि आप कहेंगे तो दोबारा मैं इसको रिकॉर्ड करके और ऑफलाइन मैं इसको अपलोड कर दूंगा। यदि आपको लगता है कि नहीं, इसको दोबारा भी सुनना चाहिए, तो आप ऐसा बोलिएगा। कमेंट को मैं फिलहाल कोशिश करता हूं कि रिसीव कर सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं वहां अगर जाऊंगा कि कमेंट की रिप्लाई करूं, तो फिर मेरे लिए समस्या यह हो जाएगी कि मैं जो देना चाहता हूं, जो पहुंचाना चाहता हूं, मेरा माइंड वहां पर डाइवर्ट हो जाएगा और मैं जो देना चाहता हूं वो नहीं दे पाऊंगा। आप अपने कमेंट को करते रहें, आप जो कहना चाहते हैं वो आप बोलते रहें, लिखते रहें। जब मैं इस सेशन को समाप्त कर लूंगा, तो यदि आपके बहुत सारे कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसका उत्तर हमको देना है, तो या तो उसके लिए वीडियो बना देंगे, या तो फिर एक ऐसा लाइव सेशन कर लेंगे जिसमें हम आप दोनों लोग बैठकर और 1 to 1 या ग्रुप में ही सही बात कर लेंगे। अब उसके लिए थोड़ा सा हमको जानकारी चाहिए, तो मैं अपने माध्यम से सीखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जिंदगी में सीखना कभी बंद नहीं होता। जिंदगी का हर क्षण एक व्यक्ति अगर सफल होना चाहता है, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन के हर क्षण में अपनी सफलता के लिए प्रयास करना ही होगा। मैं भी आप ही की तरह से एक साधारण सा इंसान हूं और उस सीखने के दौर से मैं भी गुजरता हूं, और मुझे लगता है कि एक अभिकर्ता, एक व्यक्ति को इस दौर से गुजरते रहना चाहिए, हमेशा सीखना चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब
जो अभिकर्ता जुड़ना चाहते होंगे, लगभग सभी अभिकर्ता जुड़ चुके होंगे। तो दूसरा चीज यह है कि मुझे पता है कि मेरे हर अभिकर्ता का समय कीमती है, तो यदि कोई विलंब करता है तो ये उसकी अपनी समस्या है। सूचना पहले से कर दी गई थी। तो अब हम लोग अपने लाइव सेशन को शुरू करते हैं। हम अपने मूल टॉपिक की ओर आते हैं, इस समस्या और समाधान की ओर। दोस्तों, अगर हमको किसी समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले हमको उस समस्या को समझना होगा कि समस्या है क्या, ये प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि यदि हम प्रॉब्लम की जड़ को नहीं समझेंगे तो हम उसका विनाश नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि हम लोग मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े नहीं हैं, तो हम कोविड-19 के कारण क्या प्रभाव हो रहे हैं या इस बीमारी को कैसे ठीक किया, मैं उस ओर आपको लेकर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसका जो इकोनॉमिकल इफेक्ट हो रहा है, हमको फील्ड में कार्य करने में जो समस्या हो रही है, उसका सामना हम कैसे करें और उसके बाद हम अपनी सफलताओं को कैसे सुनिश्चित करें। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो इतिहास को पढ़ते हैं और दूसरे वो लोग होते हैं जो इतिहास रचते हैं। मुझे यकीन है कि मुझसे जुड़ा हुआ हर अभिकर्ता इतिहास रचने में विश्वास करता होगा। मैं चाहता हूं आपका विश्वास क्या है, आप हमें जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। प्यारे साथियों, आज का जो दौर है, एक तो संक्रमण का दौर है। सबसे पहले हम समस्या की ओर आ रहे हैं कि हमारे सामने समस्या क्या है, हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो दौर है, यह एक व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, उसके मन को प्रभावित कर रहा है। बीमा का व्यवसाय दो चीजों पर आधारित होता है, भावनाओं के ऊपर, संभावनाओं के ऊपर। हमारे अभिकर्ता की जो भावनाएं हैं आज की डेट में, वह काफी हतोत्साहित होती जा रही हैं। LIC का स्लोगन क्या है, या टीवी में ऐड वगैरह देखते होंगे तो आप पाए होंगे, कहा जाता है कि LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। मेरा अभिकर्ता जब फील्ड में उतरता है तो लोगों की फिक्र को, लोगों की सोच को इंश्योर करता है। उनकी जो समस्याएं हैं, कल की डेट में हमारी बिटिया की शादी कैसे होगी, कल की डेट में हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा, कल जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे रिटायरमेंट की व्यवस्था कैसे होगी, भगवान न करे यदि मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का क्या होगा। मेरा अभिकर्ता जब फील्ड में निकलता है तो फील्ड में निकलकर यह सुनिश्चित करता है कि LIC का है साथ, फिक्र की छोड़ो बात। लेकिन आज का जो दौर है, यह सोचने का दौर है। मेरा वही अभिकर्ता खुद फिक्र में पड़ा हुआ है। और दोस्तों, यही वजह है कि आज मैं लाइव सेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जिक्र करते हैं समस्याओं की। समस्या क्या है? समस्या है कि यदि हम फील्ड में निकलते हैं तो संक्रमित हो जाएंगे। हमारा ये दायित्व है कि हमको खुद को संक्रमण से बचना है, क्योंकि अगर हम संक्रमित हुए तो मेरी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोग संक्रमित हो जाएंगे। इस मुद्दे पर हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन की ओर। यदि एक अभिकर्ता आज की डेट में बैठा रहता है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, हम थोड़ा सा आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन जब इस बात को मैं करूंगा, मुझे पता है आपका मन प्रभावित होगा, लेकिन फिर भी मैं इस बात को करूंगा, क्योंकि समस्याओं को अगर हम दरकिनार कर देते हैं तो हम उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। सिचुएशन मुझे लगता है कि और भयानक हो सकती है। हालांकि हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये मेरा अपना मानना है कि हमारी सरकारें बेहतर कार्य कर रही हैं। लेकिन फिर भी इन बेहतर कार्यों को करने के बावजूद हमको समस्याओं से गुजरना ही होगा, ऐसा मेरा अनुभव करता है। दोस्तों, 22 मार्च 2020 को मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित कर दिया। अब जरा सा 22 जून 2020 के दिन को आप देखिए, सोचिए। आप LIC से जुड़े हैं, मुझे पता है आप नए अभिकर्ता हो या पुराने अभिकर्ता हो, निश्चित रूप से इकोनॉमिक्स के विषय में थोड़ी ज्यादा जानकारी आपको होगी ही होगी। 22 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन हुआ, जनता कर्फ्यू हुआ 22 तारीख को, और उसके बाद फिर लॉकडाउन में देश चला गया। कंडीशन क्या हुई? जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में थे, नए प्रोडक्ट के बनने का जो प्रोसेस था वो बंद हो गया, लॉक हो गया। जो जहां था वहां कैद हो गया। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण के लिए हम पकड़ लेते हैं नहाने वाले साबुन को, स्नान साबुन, है ना। तो अब एक चीज सोचिए, भारत की जो जनसंख्या है, अगर हम माने कि 130 करोड़ की जनसंख्या है, और दूसरा चीज हम ये मान लेते हैं कि एक व्यक्ति एक महीने में सिर्फ 1 पीस नहाने का साबुन यूज करता है। नहाने का साबुन 1 पीस 1 महीने में यूज करता है। सोचिए, एक महीने में 130 करोड़ जनता अगर 1-1 पीस साबुन यूज करती है, हालांकि मौसम गर्मी का है, 1 पीस मुझे लगता है कि काफी कम मैं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि 1 पीस साबुन खर्च होता है, तो एक महीने में 130 करोड़ साबुन की जो पीसेज हैं वो स्टॉक से खत्म हो गए। ठीक है, अब दूसरी ओर बात करते हैं। आज की डेट में लॉकडाउन लगभग 60 दिन से ज्यादा हो चुका है, यानी 1-1 पीस अगर साबुन एक व्यक्ति ने यूज किया है तो 130 करोड़ की जनता 60 दिन के अंदर 260 करोड़ साबुन की पीसेस खत्म कर दी होंगी। अब यदि आप तीसरे चरण के बाद का जो लॉकडाउन है, यदि आप उसको ध्यान दीजिए,
तो गवर्नमेंट ने रिलैक्स दिया कि जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, यदि वह अपने गांव में, अपने देश में, अपने घर पर अगर आना चाहता है तो वह आ सकता है। तीसरे और चौथे चरण का जो लॉकडाउन रहा, अब मैं उधर नहीं जाना चाहता, मुझे पता है कि हमसे ज्यादा इस विषय में आपको जानकारी है। तो हुआ क्या कि जो मजदूर हैं वो पलायन करके आज की डेट में अपने गांव पर आ चुके हैं। फिर इसके बाद गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई, गवर्नमेंट ने कहा कि अब 33% एम्प्लॉई के साथ, 33% लोगों के साथ आप अपने प्लांट का कार्य शुरू कर सकते हैं, आप अपने कारखाने को चालू कर सकते हैं, आप अपनी ऑफिसेज स्टार्ट कर सकते हैं 33% कर्मचारियों के साथ। अभी जैसा कि हमने कल सुना हुआ था, 4 चरण में लॉकडाउन में और रिलैक्स दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह रिलैक्स अच्छा हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की जो लॉकडाउन की जो, या यूं कहूं कि गवर्नमेंट ने जो कोविड-19 के कारण जो इफेक्ट होने वाला है उसको बचाने के लिए कई सारे नियम ले आएगी। तो अब जो आएगा वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल हम वर्तमान स्थिति के ऊपर बात करते हैं। अब है क्या कि सपोज दैट साबुन की ही फैक्ट्री खुल जाती है, तो अब उस फैक्ट्री का जो मालिक है या उसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके सामने समस्या क्या है? उसके सामने पहली समस्या है कि जो मजदूर काम करने वाले थे वो मजदूर वहां से छोड़कर और अपने घर चले गए। चलिए हम मान लेते हैं कि उसने मजदूर की व्यवस्था कर भी ली, तो कितने मजदूर लगा सकता है? 33%। हमको जो वस्तु की जरूरत है, पूरे भारत की अगर बात की जाए तो हमको 100 की आवश्यकता थी। यदि 100 की बात करें तो 100 की आवश्यकता थी। प्रोडक्शन 33% का हो रहा है। अब 33% का अगर प्रोडक्शन होता है तो उसका असर क्या होगा? आप विचार करके देखिए। एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है। अब मार्केट के अंदर यदि एक प्रोडक्ट आता है और उसकी जो मांग है वो कई लोगों की है, असर क्या होगा? क्या उस प्रोडक्ट की जो कास्ट है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? और भी बहुत सारे विषय हैं, मैं यहाँ पर गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा चीज, किसी के ऊपर उंगली उठाने का कार्य भी मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक LIC के अभिकर्ता के लिए कि कल की डेट में अगर ऐसी सिचुएशन भी हो जाए तो हमको उसके लिए तैयार रहना है, इस उद्देश्य से मैं आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाह रहा हूँ। तो प्रोडक्ट के विषय में अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट सिर्फ साबुन ही नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों, यदि अब भी हम घर में बैठे रह गए, यदि अब भी हम फील्ड में कार्य करने के लिए नहीं निकलते हैं, तो दोस्तों मुझे लगता है ना कि यह जो सबसे पहली मार क्या होगी, हमारी आय रुकेगी, हमारी आय डिस्टर्ब होगी, इनकम के स्रोत हमारे बंद हो रहे हैं। दूसरा चीज, हमें सामना करना पड़ेगा महंगाई का, और यदि हम मजबूत नहीं रहे तो फिर मिट जाएंगे। यानी हम चाहें न चाहें हमको फील्ड में निकलना ही होगा, हमें काम करना ही होगा। लेकिन बात यही होती है, यदि हम अपनी मर्जी से निकलते हैं तो खुशी से निकलते हैं और हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो जरूरत से ज्यादा होता है, हम अच्छा काम करते हैं। लेकिन जब हम दबाव में निकलते हैं, जब हम प्रेशर में निकलते हैं, तो फिर वही जो काम का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। उसका असर हमारे प्रोडक्शन पर, हमारा जो सफलता है उसके ऊपर पड़ता है। खुलकर जब एक अभिकर्ता कार्य करता है तो अच्छा कार्य करता है, और जब अभिकर्ता प्रेशर में कार्य करता है तो उसका जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है। तो इसलिए दोस्तों मैं यह कहना चाहता हूं कि हमको अब फील्ड में निकलना ही होगा, इसके सिवा हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब कैसे, इन चीजों पर हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं भावनाओं के ऊपर, क्योंकि बीमा व्यवसाय क्या है? भावनाओं का और संभावनाओं का। और हमारे अभिकर्ता की जो भावनाएं हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही हैं। कैसे डिस्टर्ब हो रही हैं? हमारा अभिकर्ता सोचता है, जिनका व्यवसाय इधर बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी डिस्टर्ब है, काश मुझे कोई जॉब मिल जाए, काश मैं कोई बिजनेस शुरू कर दूं, मैं एक दुकान खोल लेता, कितना अच्छा होता। आपके भी मन में ऐसी कुछ चल रही है क्या? आइए चलिए हम डिस्कस करते हैं इस मुद्दे के ऊपर। तो हम अगर LIC से बेहतर कुछ है और यदि हमारे पास विकल्प है तो हमें उस विकल्प को चुनना चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को विचार करना तो बहुत जरूरी है। आइए हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब की। आप एक LIC एजेंट हैं, आज की डेट में आप LIC का काम कर रहे हैं, एजेंट के रूप में अपने आप को अपने क्षेत्र में, अपने मार्केट में खुद को प्रेजेंट करते हैं। आप सोचते हैं काश मेरे पास जॉब होता। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या जॉब मिलना इतना आसान है? क्या आसानी से जॉब मिल जाएगा? क्योंकि यदि आसानी से जॉब मिल जाता तो क्या आप LIC की एजेंसी कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। मुझे लगता है कि आप जॉब में चले गए होते। जॉब मिलना आसान नहीं है, तो कल यदि आसान नहीं था तो निश्चित रूप से आज भी आसान नहीं है। दोस्तों मेरा दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए आज की डेट में आपको जॉब मिल भी जाए, तो यदि आज की डेट में आपको जॉब मिलता है तो उसमें जो पर मंथ की सैलरी है, आपको क्या लगता है वह जो कंपनी, वह जो फर्म, वह जो संस्था आपको काम देगी, वह आपको प्रति माह की सैलरी कितना दे देगी? यह सोचने का काम आपका है, कितना सैलरी मिल जाएगा। यदि आपके आय निश्चित हो गई कि चलो भाई आप 25,000 रुपए महीने का कमाओगे, तो आज तो 25,000 रुपए महीने का आप कमा रहे हैं, वह
आय के बढ़ोतरी के चांस कितने हैं, कितनी संभावनाएं हैं? मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। आप जिस भी संस्था में, जिस भी कंपनी में आपकी जॉब लग गई, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, वहां का मैनेजमेंट सिस्टम आपसे बहुत ज्यादा खुश होता है, फिर भी आपके इनकम में 3% या 5%, अब उस विषय में मेरे को बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 3% से 4% की बढ़ोतरी होगी। वो भी कब? जब आपका जो कार्यकाल है वो 1 साल से 3 साल तक चल जाएगा तब। अब अगला प्रश्न मेरा है, जब आप जॉब आपकी नियुक्त हो जाती है, आपकी जॉब आपकी लग जाती है, अब LIC में क्या है? LIC में ये है कि भाई चलो आज धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, वैसे गर्मी इस समय हो रही है हमें भी, है तो गर्मी बहुत ज्यादा है, आज फील्ड में नहीं निकलना है, आज तो यार घर में रहना है, परिवार बच्चों के बीच में रहना है, शाम को निकलेंगे, होता है ना। आज ठंड बहुत काफी है, यार बारिश हो रही है, बारिश में कौन भीगने जाएगा, तमाम तरह की समस्याएं हमारे पास होती हैं, हम फील्ड में नहीं जाते, अपने मर्जी के मालिक हैं, है ना। तो क्या आपकी अगर जॉब लग जाती है तो ऐसा है आप अपनी जॉब के साथ कर सकते हैं क्या? आज गर्मी है, आज जॉब पर नहीं जाना है, आज ठंडी है, जॉब पर नहीं जाना है, शाम को चलेंगे, नहीं कर सकते। यदि ऐसा करेंगे तो जॉब का मालिक जो है, वहां का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो हमको लेटर दे देगा, भाई आप जाओ, आपकी जरूरत हमको नहीं है। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न आपसे है, सपोज दैट आपकी जॉब लग गई है, आप अपनी जॉब पर जा रहे हैं और आप छुट्टी ले लिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हम नहीं गए। अब 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप नहीं गए हैं, क्या वह जो कंपनी है, क्या वह जो फर्म है, वह आपको सैलरी देगी? मुझे तो लगता है सैलरी की तो बात छोड़ दीजिए, वो आपको ही आउट कर देगी। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? आइए हम बात करते हैं समय की, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्था में आपकी जॉब लग जाती है, एक निश्चित टाइम फिक्स होगा, सुबह के 8 से रात के 8 तक ड्यूटी है। बहुत अच्छी किस्मत रही, 8 घंटे की ड्यूटी आपकी लग गई, तो सुबह 8 से लेकर शाम के 4 तक आपको जॉब पर जाना है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? यदि आपकी 10 मिनट लेट हो जाएगा तो आपकी जो सैलरी है वहां से कटौती हो जाएगी। क्या ऐसा आप LIC के साथ करते हैं क्या? मेरा अगला प्रश्न है, यदि आप जॉब पर समय से नहीं पहुंचते हैं, परिणाम क्या हो सकता है? बार बार लेट करते हैं, सैलरी कट सकती है, जॉब से छुट्टी भी मिल सकती है। अब बात आती है, क्या व्यापार हमारे लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है? समय विपरीत है, हो सकता है कि आपकी 5 साल 7 साल पुरानी एजेंसी हो, 10 साल पुरानी एजेंसी हो, दिमाग में यह चल रहा हो कि यार चलो अब सब कुछ सही हो जाता है तो एक बिजनेस शुरू करते हैं, एक दुकान खोल देंगे बढ़िया सी, और दुकान पर हम काम करेंगे, लोग आएंगे, सामान लेंगे, लेकर चले जाएंगे। लेकिन क्या आपने व्यापार की प्रतिस्पर्धाओं पर ध्यान दिया है? बड़े बुजुर्गों से मैंने ऐसा सुन रखा है कि पुराने समय में होता क्या था कि 10 गांव के बीच में कोई एक दुकान हुआ करती थी, जनरल स्टोर हुआ करता था, और बाय डिफॉल्ट वो दूर से जाकर सामान ले आता था और अपनी दुकान में रखता था। आसपास के 10-15 गांव के लोग उसके यहाँ जाते थे और मर्जी का वो अपने सामान की बिक्री करता था, और 6 महीना, साल भर, 1.5 साल या 2 साल के अंदर उसकी सारी व्यवस्थाएं अपनी मेंटेन हो जाती थी। आज की क्या कंडीशन है? मुझे लगता है कि आप जिस गली मोहल्ले, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस सिटी में आप रहते हैं, उसके हर गलियों में एक ही चीज की आपको 3 से 4 दुकानें तो मिल जाएंगी। व्यापार की प्रतिस्पर्धा के ऊपर क्या आपने विचार किया है? कौन सा व्यापार आप करना चाहते हैं? चलिए, आपने व्यापार सुनिश्चित कर लिया, आपको लगता है कि नहीं आपका व्यापार ठीक है, चल जाएगा। मैं दूसरे चीज की बात करता हूँ। जो भी आप अपना मनचाहा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उसको शुरू करने के लिए कुछ पूंजी की आवश्यकता होगी ना, कुछ पैसे की जरूरत होगी ना। क्या वह पूंजी आपके पास है? मेरा तीसरा प्रश्न आपके पास है, आपने पूंजी लगा दी, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिया। इस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद भी वह व्यापार चल ही जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? दोस्तों, मुझे लगता है करीबन 3-4 साल पहले की बात है। उस समय मैंने कोई सर्वे पढ़ा हुआ था, उसमें दिया गया था, और मैं उसे सहमत भी हूं, कि यदि 10 लोग व्यापार शुरू करते हैं, दुकान शुरू करते हैं, व्यापार अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो उसमें सिर्फ आज की डेट में भारत के अंदर 3 लोग सक्सेस होते हैं, 7 लोगों के शटर गिर जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये व्यापार की कंडीशन है। और यदि आज की बात करें, प्रेजेंट कंडीशन की बात करें, तो ई कॉमर्स, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो ई कॉमर्स वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, ये छोटे छोटे दुकानदारों को समाप्त करते जा रहे हैं। आप माने न माने, आने वाले समय में ये चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी। और यदि आप मार्केट में जाएंगे, जिन दुकानदारों का अगर आपने बीमा किया हुआ है, जिन बिजनेसमैनों का बीमा किया हुआ है, और यदि उनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, तो आप उनसे खुद पूछिए इसका असर उनके व्यवसाय पर क्या पड़ रहा है। मोबाइल खरीदना है, आदमी जाता है, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तमाम जैसी जगहों पर उसने क्लिक किया, ऑर्डर किया, हफ्ता दिन 4 दिन के अंदर उसकी जो प्रोडक्ट्स है वो उसके पास आ जाती है। इसी तरह से एक व्यक्ति जाता है दुकान के ऊपर, हो सकता है आप भी इस तरह का काम किए हो। आप जाते हैं दुकान में कपड़ा लेने के लिए, कपड़े वाले को बोलते हैं कि भाई तू मेरे को कपड़ा दिखा, वो बोलता है कि यार इतना कपड़ा मैंने दिखा दिया, और भी सारी चीजें होती है, उधर नहीं जाना चाहते। आप
आप ये मान के चलिए कि आप दुकान पर जाते हैं और फिर आप चले जाते हैं क्या किसी मॉल में, कपड़े के मॉल में आप पहुंच जाते हैं, वहां पर आप खुद से पसंद करते हैं। आज ऐसे लोगों का जो रुख है वो ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है बड़े बड़े मॉल्स की ओर, ई कॉमर्स जो वेबसाइटें हैं उनकी ओर। सफलता की संभावनाएं कितनी हैं? अब दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है, आपने व्यापार शुरू करने की बात की, आपने सोचा कि मैं दुकान खोल दूंगा और मेरी स्थिति बदल जाएगी। तो जो आप दुकान, जिस भी चीज की आप दुकान खोलना चाहते हैं, आपने दुकान खोल दिया तो उसके शटर के खुलने और शटर के गिरने का कोई निश्चित समय होगा ना, मनमर्जी से तो नहीं चलेगा। सुबह 8 बजे आपने शटर खोला तो उस रात के 8 बजे आपने शटर बंद कर दिया। पूरा दिन आपने मेहनत किया, हो सकता है 1-1.5 घंटा यदि आपके यहाँ ऐसा कुछ प्रोग्राम है तो 1-1.5 घंटे के लिए आपने बंद किया, गए दोपहर का भोजन किया और फिर आकर चले आए अपनी दुकान पर बैठ गए। आप इंतजार कर रहे हैं ग्राहक आपके यहाँ आएगा, सामान लेगा और लेकर जाएगा, आपका धंधा बढ़िया चलेगा और आपको महीने की कमाई होगी। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जो भी इच्छित व्यापार, जो भी इच्छित बिजनेस आप करना चाहते हैं, जो आपको पसंद है, महीने का आपको क्या लगता है कितना कमा लेंगे? 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्ट करने के बाद आपकी कमाई कितनी महीने की हो जाएगी? मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर इस महीने में एग्जाम्पल के तौर पर आपने 20,000 रुपए की कमाई कर ली, 25,000 रुपए की कमाई कर ली, जो कि गारंटेड नहीं है, फिर अगले महीने में बढ़ोतरी के कितने चांस हैं? निश्चित रूप से बढ़ भी सकती है इनकम, घट भी सकती है इनकम। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना, क्योंकि व्यापार है। अब अगला प्रश्न मेरा है, सपोज दैट जैसे हम LIC में करते हैं ना कि आज गर्मी ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, बारिश हो रही है, हम फील्ड में नहीं जाएंगे, आज घर में शादी पड़ी हुई है, पड़ोसी के यहाँ बच्चे का बर्थडे है, आज क्या जाना यार, आज छोड़ो जाने दो, आज हम मस्ती करेंगे। क्या आप बिजनेस के साथ ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आपने जो टाइम टेबल सेट किया हुआ है, यदि आपके शटर टाइम पर खुलेंगे नहीं, टाइम पर बंद नहीं होंगे, तो जो ग्राहक है वो आपको छोड़कर दूसरी दुकान पर चला जाएगा। क्या आप एक उपभोक्ता के रूप में, एक ग्राहक के रूप में किसी ऐसी दुकान में जाना पसंद करेंगे कि आप घर से निकलें और आपको ये अंदाजा न हो कि वो दुकान खुलेगी कि नहीं खुलेगी? आपको लगेगा यार उतना दूर कौन जाएगा, चलो मैं उसके यहाँ चलता हूँ, उसके यहाँ से सामान ले लेता। व्यापार के साथ ऐसा संभव नहीं है। अभी हमारा विकास अधिकारी हमसे कहता है ना, यार रितेश बीमा तुम नहीं कर रहे हो, बीमा नहीं हुआ। रितेश क्या कहते हैं, अरे सर अभी क्या है ना कि वो घर में बहन के यहाँ शादी पड़ी हुई है, सर मैं शादी में जा रहा हूँ। अरे यार शादी तो अभी काफी लंबा समय है, 1 हफ्ता 15 दिन का समय, अभी से जाकर क्या करोगे? अरे सर आप नहीं जानते, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे रिश्तेदार आएंगे, तो वहाँ चलेंगे, 1-2 बीमा सर पक्का है, मैं 2 बीमा 4 बीमा 20-25 लाख रुपए का बीमा आ जाएगा। विकास अधिकारी भी अंदर से खुश हो जाते हैं कि चलो यार जा रहा है तो कुछ बीमा करके आएगा। और अमूमन ऐसा देखा गया है, जो जागरूक अभिकर्ता हैं जाते हैं तो बीमा करके भी आते हैं, आपने भी ऐसा किया होगा। लेकिन क्या यह जो सिचुएशन है आप अपने बिजनेस में लागू कर सकते हैं? क्या आप किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी दोस्त की पार्टी में आप शरीक होने जाते हैं, आप वहां 50,000 रुपए का बिजनेस कर सकते हैं कि चलो यार जो 1 बोरी नमक मैंने वहां सेल कर दिया, 1 पेटी साबुन मैंने सेल कर दिया। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। LIC का व्यवसाय भाई साहब कमजोर है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं LIC की। LIC क्या है? आप जॉब शुरू करेंगे, जॉब शुरू करने के लिए जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। व्यवसाय शुरू करेंगे, आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, दुकान खोलने के लिए भी यदि आज आपने निर्णय लिया, डिसीजन ले लिया, फिर भी आपको 1 महीना अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा। LIC की एजेंसी को लेने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? विकास अधिकारी आए, बोले भैया अपना फोटो दे दो, ये फार्म है बेटा, इस पर साइन कर दो। हमने साइन कर दिया। उसके बाद बोले कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना सर्टिफिकेट दे दो हाई स्कूल का, अपना आधार कार्ड दे दो और पैन कार्ड दे दो। हम भी दे के अपने विकास अधिकारी के ऊपर एहसान कर दिए कि चलो भाई आप लेके जाओ, हमको एजेंसी दिला दो, हम काम करेंगे। गए, एग्जामिनेशन दिए, एग्जामिनेशन हॉल में पास हो गए, एजेंसी मिल गई। अब समस्या क्या है जानते हैं? समस्या एक अभिकर्ता के साथ यह है कि यहाँ पर संघर्ष नहीं है। हमको LIC की एजेंसी लेने के लिए दर ठोकर नहीं खानी पड़ती, हमको यहाँ कुछ इन्वेस्ट नहीं करना होता है। 15 लाख रुपया लगा दीजिए एजेंसी के अंदर और उसके बाद आप डिसीजन लेकर देखिए। विकास अधिकारी अगर सख्त हो जाए नहीं मैं एकदम पक्के एजेंट को ही एजेंट बनाऊंगा, आप जाइए एजेंसी लेने के लिए, एजेंसी मिलना मुश्किल हो जाए, फिर देखिए आप ऐसे डिसीजन ले पाएंगे क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि जो चीजें फ्री में मिलती है ना उसकी वैल्यू हमें नहीं है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। आइए LIC की एजेंसी कैसी है हम देखते हैं। इसके लिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, लॉकडाउन चल रहा है, काम हमारा बंद है, इस महीने की जो कमीशन है क्या लगता है कितना कमीशन आ जाएगा? जो भी कमीशन आए बताइए, नहीं मैं जानना नहीं चाहता, कम से कम हम अपने आप से तो पूछ सकते हैं कि हमको इस महीने में कितने कमीशन मिलेंगे। इस महीना में जो भी कमीशन आया, एक अभिकर्ता संकल्प लेता है, ताकत लगाता है कि चलो कोई बात नहीं है, इस महीना में मैंने 10,000 रुपया पाया है, अगले महीने में मैं मेहनत करता हूँ, खूब जमकर काम करता हूँ। 10,000 का कमीशन अगर उसका बढ़कर 20,000 हो जाता है तो क्या LIC
सॉरी, तो क्या LIC ऐसा कहेगी कि बेटा तुमने पिछले महीना में 10,000 पाया था, इस महीना में हम आपको 20,000 नहीं देंगे, या बिना कहे आपके अकाउंट में 20,000 रुपए डाल देगी? यदि आप जॉब में जाते, आपका 3% से 5% की बढ़ोतरी होती, वो भी 1 साल से लेकर 3 साल के अंदर। LIC में आप मेहनत कर दीजिए, मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, आप मेहनत कर दीजिए। आपने इस महीना 10 पाया, अगले महीना में 20 पा सकते हैं, इस महीना 20 पाया, अगले महीना में 40 पा सकते हैं। ये पावर है LIC की। लेकिन है क्या ना, बड़े सस्ते में एजेंसी मिलती है, मेहनत नहीं करना पड़ता। विकास अधिकारी फोन करता है, बेटा तू काम कर ले, और हम भैया ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, मोबाइल ही नहीं उठाना है, बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दिए। अरे सर बहुत बिजी थे, होता है ना। देखिए, हमको समस्याओं को समझना पड़ेगा, हमें अपनी कमियों को ढूंढना पड़ेगा अगर हमको सफल होना है तब। क्योंकि जब तक हम अपनी कमी को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि जब हम अपनी कमियों को ध्यान देंगे, अपनी कठिनाइयों को हम देखेंगे, तब हमको उस ओर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी कि हमें इसके अंदर बदलाव करना होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? सपोज दैट अभी तो खैर लॉकडाउन था, तो जितने भी फर्म है, जितनी भी संस्थाएं हैं, सारी की सारी संस्थाएं बंद हैं। लेकिन सपोज दैट कोई एक ऐसा अभिकर्ता है, वो पूरे साल काम करने के लिए मना कर देता है, भैया देखो मैं काम नहीं करूंगा, सिर्फ 1 हफ्ता काम करूंगा और जो मिनिमम बिजनेस है वही दूंगा। उसने पिछले साल या उससे पहले के साल में जो बीमा किया हुआ है उसका प्रीमियम भी जमा करने वो नहीं जाता है। सैलरी सेविंग में लगा दिया, पॉलिसी जो किया सैलरी सेविंग में कर दिया। उसने जो पॉलिसी की वो नेच के माध्यम से कर दी, ECS के माध्यम से कर दी। अगले महीने में उसकी जो भी प्रीमियम जमा होगी, मेरी बात को दूर तक गौर से सुनिएगा, जो भी प्रीमियम जमा होगी, क्या LIC उसके कमीशन को देने से मना करेगी या उसका कमीशन उसके हाथ में चला जाएगा? क्या होगा? सोचने की बात आपकी है। मिनिमम बिजनेस मेरे को करना है, अभिकर्ता ने ऐसा सोच रखा है। आप साल भर काम मत कीजिए, LIC का जो मिनिमम बिजनेस है वो भी कर दीजिए, तो भी LIC देने को तैयार है। और यदि LIC मिनिमम बिजनेस देने को तैयार है और आप अपना 100% दे देते हैं, आप फिर सोचिए कि हमारी जो एजेंसी है वो कहां जा सकती है। हम सोचते हैं ना कि जॉब बेहतर है, मैं कहता हूं कि जॉब बेहतर नहीं है, LIC से बेहतर कुछ है ही नहीं एक अभिकर्ता के लिए। लेकिन दिल के अंदर आग होनी चाहिए। अगर हम पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ यदि हम फील्ड में उतर जाते हैं, मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे भाई, संभावनाओं को तलाशना पड़ेगा, भावनाओं को जगाना पड़ेगा। जब हम इन भावनाओं को और संभावनाओं को तलाशते हैं, निश्चित रूप से वो हमारी सफलता में कन्वर्ट होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रीमियम जमा। हम कोई काम नहीं करते हैं और कोई हमारा ग्राहक प्रीमियम जमा कर देता है, LIC कमीशन देगी? LIC यह नहीं कहेगी कि बेटा तुमने काम नहीं किया हुआ है इसलिए हम तुमको पेमेंट नहीं देंगे, हम तुमको कमीशन नहीं देंगे, हम तुमको सैलरी नहीं देंगे। जबकि यह चीजें आप जॉब में देख लीजिए, आप व्यापार में देख लीजिए, संभव नहीं है, नहीं हो सकता। यह सिर्फ और सिर्फ संभव है LIC के अंतर्गत। अब दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, हमको जॉब अच्छा लगता है, हम जॉब करना चाहते हैं, हमको व्यापार अच्छा लगता है, हम वहां 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए लगाने को भी तैयार है। LIC अच्छी नहीं लगती। लेकिन हम तुलना क्या करते हैं, यदि हम दुकान खोलते तो हमको महीने का इतना मिलता, हम जॉब करते तो हमको महीने का इतना मिलता। मेरे भाई अगर आप तुलना कर रहे हैं ना तो इक्वल तरीके से कीजिए। जॉब अगर आपको मिल जाता, वहां टाइम फिक्स होता, क्या उस टाइम पर आपको वहां पर जाना पड़ता या नहीं जाना पड़ता? दुकान खोलते वहां भी टाइम फिक्स होता, वहां भी मेहनत करनी पड़ती। दुकान में तो क्या है, व्यापार में आपको पूंजी भी लगानी है। अब मैं बात करता हूं LIC की। क्या जिस प्रकार से हम जॉब करें या बिजनेस करें, दुकान खोल लें, क्या ठीक उसी प्रकार से हम अपनी LIC को टाइम देते हैं क्या, समय देते हैं क्या? हमें खुद को झांकने की जरूरत है। हम फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए, हम फील्ड में जाते हैं लोगों से बात करने के लिए कि आज बीमा लेकर आएंगे। परिवार से बोल दिया यार देखो आज बहुत सारा काम है, आज मेरे को 5 बीमा करना ही करना है। परिवार भी उठता है, सुबह खाना पीना बनाता है, बढ़िया सा फर्स्ट क्लास का टिफिन पैक कर देता है, आपको भोजन कराता है और हम और आप फील्ड में निकल जाते हैं काम करने के लिए। किसी पान की दुकान पर, किसी चाय समोसे की दुकान पर बैठ जाते हैं और 4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और डिस्कशन शुरू हो जाता है कि यार वो बीजेपी वाली जो पार्टी है ये बढ़िया काम कर रही है। दूसरा कहता है कि नहीं मोदी जी ने तो ये गड़बड़ कर दिया। कोई कांग्रेस का समर्थक, कोई सपा का समर्थक, कभी राजनीतिक मुद्दे उठ जाते हैं, कुछ सामाजिक मुद्दे उठ जाते हैं और हमारा जो दिन भर का समय है ना इन मुद्दों पर डिस्कस करते हुए गुजर जाता है। शाम को हम लौटते हैं, कहते हैं कि यार आज पूरा पेट्रोल खर्च हो गया। क्या हम काम करते हैं? हम काम नहीं करते। इन दौड़ के दौरान, ये जो हम भाग दौड़ कर रहे हैं ना, इस भाग दौड़ के दौरान बाय डिफॉल्ट हमको बीमा मिलता है। हम कोशिश नहीं करते, हम जाते हैं चाय समोसा करते हैं और चाय समोसा करके हम अपना मिनिमम बिजनेस करते हैं। मैं जानता हूं जो मिनिमम बिजनेस करने वाले, मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं यदि आपको मेरी बात बुरी लग रही है, लेकिन ये फैक्ट है। हम फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जाकर चाय समोसा करके हम बीमा बेचते हैं।
BM क्लब मेंबर, ZM क्लब मेंबर, शायद 1-2 बीमे, 4 बीमे, 10 बीमे बाय डिफॉल्ट हो जाए, लेकिन होता अक्सर यही है। मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आप 12 घंटा जॉब करने को तैयार हैं, यदि आप 8 घंटे जॉब करने को तैयार हैं, 8 घंटे अगर आप दुकान खोलने को तैयार हैं, सिर्फ 8 घंटे अपने खुद की एजेंसी को बेहतर करने के लिए लगा दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको CM क्लब मेंबर होने से, आपको MDRT होने से, यदि आपने ढंग से 4 घंटा या 8 घंटा काम कर दिया ना, तो COT होने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको पीछे कर दे। बशर्ते शर्त छोटी सी है कि आपको काम करना कहाँ है, ये डिसाइड करना होगा। अब इसके पीछे कई तर्क होते हैं। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से, तो निश्चित रूप से आपको इन चीजों का पता होगा। आइए दोस्तों, हम अगली बातों की ओर चलते हैं। अभी है क्या कि हम जाते हैं कहीं घूमने के लिए। जब घूमने के लिए जाते हैं तो होता क्या है, सपोज दैट कोई रिलेटिव मिल गया, कोई परिचित मिल गया, बातचीत कर लिए। बातचीत करके क्या हुआ कि हमको एक बीमा मिल गया, हम बीमा लेकर चले आए, यानी गए आए जो खर्च हैं वो सारे के सारे खर्च भी निपट गए, उसकी कमाई भी कर लिए। यह चीजें जॉब में संभव नहीं है, यह चीजें व्यापार में संभव नहीं है। यह अगर चीजें संभव है तो सिर्फ और सिर्फ LIC की एजेंसी में संभव है। यह है LIC की पावर। तो फिर दोस्तों, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपके लिए क्या बेहतर है, LIC की एजेंसी, मनचाहा जॉब, या फिर अच्छा खासा व्यापार, कौन सा अच्छा है? अभी देखिए, इस लॉकडाउन में एक बहुत ही विचित्र और बहुत ही बेहतरीन घटना घटित हुई है। आप किसी भी फर्म को आप पता कर लीजिए, किसी भी फर्म ने अपने एम्प्लॉई को, अपने लोगों को, जहां तक मेरे को जानकारी है, कोई एडवांस नहीं दिया है। लेकिन LIC ने अपने उन सभी अभिकर्ताओं को जिसकी एजेंसी 5 साल या उस 5 साल से ज्यादा है, उसको 50-50 हजार रुपए का एडवांस दिया। सिर्फ एडवांस नहीं दिया, दूर तक मेरी बात को गौर कीजिएगा और गहराई से इस चीज को सोचिएगा। LIC की पावर क्या है, इसका अंदाजा आपसे हो जाएगा। LIC ने जो एडवांस दिया, अप्रैल में लोगों को मिल गया, उसकी कटौती शुरू होगी अक्टूबर 2020 से, और वह भी बिना किसी ब्याज के। यह है पावर LIC के एजेंसी की। हमको LIC की एजेंसी अच्छी नहीं लगती। क्या आप अब भी यह कहेंगे कि LIC की एजेंसी बेहतर नहीं है? मैं तो कहता हूं कि ऐसी एजेंसी को मुझे प्यार करना चाहिए। यदि आप हमारी वीडियोस को देखेंगे तो आप पाए होंगे, यही कुछ वजह होती है जब मैं कहता हूं कि मेरी LIC। और LIC का है साथ तो फिक्र की छोड़ो बात, सिर्फ ग्राहक के लिए ही नहीं, हमारे और आप जैसे अभिकर्ताओं के लिए भी LIC का है साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। लेकिन यदि यह तय हो गया कि LIC बेहतर है, तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न हम लोगों के सामने आता है कि यह जो व्यवसाय है, हम अपना व्यवसाय करें कैसे। आइए अब हम इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं, इन्हीं मुद्दों को डिस्कस करते हैं कि एक अभिकर्ता अपने व्यवसाय को कैसे करे, और करे ही नहीं, इस कोविड-19 की समस्या में भी वो अपने लिए इतिहास कैसे रचे, हम इस विषय पर डिस्कस करना चाहेंगे। लाख समस्या पड़ी है, लेकिन यदि हमारा दृष्टिकोण समस्याओं की ओर रहेगा तो हम डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन हम समस्याओं को समझेंगे, समस्याओं को जानेंगे और उसके समाधान की ओर हमारा दृष्टिकोण चला जाएगा, हमारी सोच उसके समाधान की ओर जाएगी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वही समय होगा हमें इतिहास रचने का। और आज का जो वक्त है वो यही वक्त है कि हमको नई संभावनाएं तलाशनी है। दोस्तों, मुझे यकीन है यदि आप अभी तक हमें ध्यान से सुने हैं तो भावनाएं तो जागृत हो गई होंगी। एक प्यार LIC के लिए दिल में महसूस तो हुआ ही होगा, और यदि वह महसूस हुआ है तो मैं कमेंट में देखना चाहूंगा। अगर आप LIC से प्यार करते हैं तो आप लिखिए यस माई LIC, आई लव माई LIC। इतिहास बनना चाहिए। आने वाले समय में जब कभी कोई इस वीडियो को देखे तो उसको ये दिखाई देना चाहिए कि LIC का अभिकर्ता LIC से प्यार करता है, ये मेरी LIC है। हम LIC के जरिए समाज की सेवा करते हैं, हम LIC के जरिए किसी बच्चे की शिक्षा को पूरा करते हैं, हम LIC के जरिए किसी बूढ़े के लाठी का सहारा बन जाते हैं, हम LIC के जरिए किसी बेवा के रोजी रोटी का माध्यम बनाते हैं। आई लव माई LIC, LIC ग्रेट है, ये इतिहास बनना चाहिए। और जब यह जज्बा एक अभिकर्ता के अंदर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हिमालय जैसी बड़ी प्रॉब्लम भी सामने खड़ी हो, उस प्रॉब्लम को भी आप तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। और मैं दावा करता हूं कि ये चंद मिनटों के अंदर ये आप खुद महसूस भी करने लगेंगे कि यस, मैं भी इतिहास रच सकता हूं, मैं भी इतिहास बना सकता हूं। बस नजर को बदलने की जरूरत है। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। ये जो है ना, हम जॉब ले लें, हम व्यापार कर लें, हम कोई दुकान खोल लें, तो कश्तियों को बदलने से कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्तों। दिशा को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। जो आप LIC का काम कर रहे हैं ना, मुझको याद है
एक मोटिवेटर हैं अनूप खेड़ा जी, उनकी एक लाइन है, एक बुक ही है उसके ऊपर, मुझे पता है, आपको यदि आपने उसको पढ़ा होगा तो आपको भी मालूम होगा। अनूप खेड़ा जी की जो बुक है जीत आपकी, यदि आपने उसे पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा। बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं अनूप खेड़ा जी। उन्होंने लिखा है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। दोस्तों, ये जो कोविड-19 की जो महामारी है ना, इसमें हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। हमें अपने हर काम को करना है, लेकिन अलग ढंग से करना है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छे मोटिवेटर हैं, मैं उनसे बहुत काफी प्रभावित रहता हूँ। उनका नाम है पंजाब सिंह। मैं दिल से कदर करता हूँ उस इंसान की। उनका कहना है, और मैं मानता हूँ कि वो जो कहते हैं बिल्कुल सच कहते हैं, गरीब घर में पैदा होना ये कोई अपराध नहीं है, गरीब रहते हुए मर जाना ये जरूर अपराध है, और खास तौर से LIC के अभिकर्ताओं के लिए। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। होता क्या है कि LIC के अभिकर्ताओं को आप जितनी भी ट्रेनिंग ज्वाइन किए होंगे, लगभग हर ट्रेनिंग में एक चीज कहा जाता है कि आप बड़ा सोच रखिए, आप बड़े बड़े सपने देखिए। आज मैं बताता हूँ आपको कि ये बड़े सपने देखने के लिए ये जितने ट्रेनर और मोटिवेटर होते हैं ना, ये क्यों बोलते हैं। ये जितने ट्रेनर होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, इनको पता होता है कि वहां जब ब्रह्मा जी एजेंट बनाते हैं और उसको धरती पर भेजते हैं, और जब वह एजेंट धरती के ऊपर आ जाता है और एजेंसी ले लेता है, तो वो जो सपना देखेगा, ब्रह्मा जी ने उसके भाग में लिख दिया है कि वो सारे के सारे सपने इमीडिएट तत्काल उसके पूरे हो जाएंगे। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। उसके सपने इमीडिएट पूरे हो जाएंगे। अगर उसने सोचा कि मुझको 4 व्हीलर लेनी है, तत्काल उसकी 4 व्हीलर बन जाएगी। उसने बोला कि मेरे को बढ़िया सा AC कमरे में लगवाना है, AC लग जाएगा। एक अभिकर्ता ने सपना देखा, मेरे घर में फ्रिज चाहिए, वह जो भी सपना देख ले, मुझको एक बढ़िया सा आलीशान मकान बनवाना है, इमीडिएट पूरा हो जाएगा, इमीडिएट तत्काल। लेकिन होगा क्या कि वो यहाँ पर आने के लिए, यानी धरती पर लाने के लिए एक अभिकर्ता को मेहनत करनी होगी। आप मेहनत करते जाइए, 1 बाय 1 चीजें वहां से पार्सल होकर यहाँ पर आती रहेंगी। सच बोल रहा हूँ, ये ट्रेनर मोटिवेटर जितने हैं, इनको सबको पता है, और इसी वजह से आपसे बोलते हैं कि आप बड़े बड़े सपने देखो, मिलेंगे जरूर। अब होता क्या है, एक अभिकर्ता मेहनत करता है। आज मुझे लगता है कल मैं एक फेसबुक पर पोस्ट देख रहा था, शायद प्रमोद करके कोई एक एजेंट हैं, उन्होंने 4 व्हीलर लिया हुआ था। उन्होंने पोस्ट की हुई थी अपनी माताजी और कुछ साथियों के साथ, हमको लगता है कि वो फोटो खींचकर और फेसबुक पर डाले थे। तो ऐसे जितने भी प्रमोद जी हैं जो मेहनत करते हैं, मेहनत किए, 4 व्हीलर गए और शोरूम से लेकर घर चले आए। वो ठाकुर जी ने धरती पर भेज दिया, ब्रह्मा जी ने भेज दिया धरती पर। आपने मेहनत किया, AC खरीदा, लेकर चले आए। आपने मेहनत किया, मेहनत किए और मेहनत करके बढ़िया सा फर्स्ट क्लास का आलीशान मकान बनवा लिए। होता क्या है, तैयार मिल जाता है उसी वक्त, उसी क्षण मिल जाता है। अब होता क्या है कि जो सपने आप पूरे नहीं कर पाते हैं, वो सपने भी पूरे होते। उसके पीछे की एक घटना मैं बताता हूँ। एक अभिकर्ता बड़ा बड़ा सपना देखता था, मुझको 4 व्हीलर चाहिए, मुझको बड़ा सा घर चाहिए, मुझको AC चाहिए, ऐसे बहुत सारे सपने देखते थे। तो कुछ 2 व्हीलर उन्होंने ले लिया, फिर कुछ समय के बाद 4 व्हीलर ले लिए, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो अब जो यमराज के दूत थे वो आए और इनको लेकर चले गए। जब वहां पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद जो यमराज के दूत थे वो लेकर जाने लगे, तो एक यमराज का दरबार लगा हुआ था। तो इन्होंने कहा ठीक है, इनका फैसला बाद में होगा, पहले इनको ले जाओ, आराम से खाना पीना खिलाओ और रखो, उसके बाद आएंगे तो उसके बाद फैसला होगा। अब यमराज के दूत इस अभिकर्ता को, LIC का जो एजेंट था, इसको लेकर जाने लगे। तो जब गए तो देखिए बहुत बढ़िया सा आलीशान मकान था। ये मकान देखे तो कहे यार ये तो बहुत बढ़िया मकान है, मेरे दिल जैसा मकान है, जैसा मैंने सोचा था। उन्होंने दूतों से पूछा, यार ये मकान किसका है? जो दूत था वो बोला, ये मकान तुम्हारा है। मेरा मकान? अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है। अंदर गए, देखिए AC लगा हुआ है। अरे वाह, कितनी बढ़िया AC है। ये AC किसकी है? ये भी तुम्हारी है। घर में जितने सामान रखे हुए हैं सब तुम्हारे हैं। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा कैसे? उन्होंने कहा कि तुम LIC के एजेंट हो, तो ब्रह्मा जी ने तुम्हारे भाग्य में ये सारी चीजें लिख दी थी। ये तुमको सब मिलना था, धरती पर मिलना था। तुमने जितना मेहनत किया, ब्रह्मा जी ने सब धरती पर भेज दिया। अब जो तुम मेहनत नहीं कर पाए, वो तुमको यहाँ पर मिल रहा है। आपको नहीं पता था ना? ये जितने ट्रेनर और मोटिवेटर हैं, इन सबको मालूम है। आपका विकास अधिकारी अगर वैसा बोलता है ना, बड़ा सपना देखो, आप बड़ी गाड़ी ले लोगे, आप AC लगवा लोगे, और जो भी चीजें, इन लोगों को पता होता है, इसी से आपको बोलते हैं। तो दोस्तों सपना देखिए, कोविड-19 की सिचुएशन है ना, इसमें भी सपना देखिए, इतिहास रचने का सपना देखिए। सपना पूरा होगा, हम यहाँ पर पूरा करेंगे, और यदि यहाँ पूरा नहीं हुआ तो वहां पूरा तो होगा ही होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरा होगा। चलिए, यह तो एक छोटी सी कहानी की बात रही, थोड़ी सी मस्ती की बात हो गई, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा चलते चलते दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, तो सोचे कि थोड़ा सा इसको डाइवर्ट किया जाए। अब आते हैं हम अपनी टॉपिक की ओर। बात यह है, LIC की एजेंसी है तो बेहतर साहब, मैंने मान लिया कि LIC की एजेंसी बेहतर है, लेकिन कोविड-19 की समस्या, लोगों के पास पैसा नहीं,
अगर हम फील्ड में निकलते हैं तो कहीं हम संक्रमित हो जाएं, हमारी वजह से हमारा परिवार संक्रमित हो जाए, इस तरह की सारी समस्याएं, फिर हम सक्सेस कैसे होंगे। ये रितेश जैसा आदमी आके मेरे को बोलता है कि तू कोविड-19 में सफल हो जाएगा, इसको क्या पता है। दोस्तों मेरे पर विश्वास कीजिए, आप सफल हो सकते हैं, यकीन कीजिए सफल हो सकते हैं। बात करते हैं कैसे। दोस्तों जीवन बीमा का जो व्यवसाय है, मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोलता हूँ, जीवन बीमा का व्यवसाय का जो आधार है वो सिर्फ दो आधार है, भावनाएं और संभावनाएं। एक अभिकर्ता जितना ज्यादा भावनाओं को जागृत करने में एक्सपर्ट हो जाएगा, उसके लिए सफलता की संभावनाएं भी उतनी ज्यादा हो जाएंगी। आज एक अभिकर्ता 3 चीजों से प्रभावित है। जो 3 चीजें मैं बताने जा रहा हूं, आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिएगा, सोचिएगा क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। क्योंकि मैं अभी तक जितनी भी बात किया हूं वो सिर्फ और सिर्फ समस्याओं के ऊपर बात किया हूं। अब हम मूल समस्या की ओर आते हैं कि मूल समस्या क्या है। एक अभिकर्ता की जो समस्या है वो 3 तरह की समस्या है, डर, संकोच और भय। हमारा जो अभिकर्ता है ये 3 चीजों से प्रभावित है, जिस वजह से कि वह डिस्टर्ब होकर बैठा हो। डर किस बात का? एक अभिकर्ता को यह डर है कि यदि मैं फील्ड में निकलता हूं, यदि मैं लोगों से मिलता हूं, कहीं मैं संक्रमित न हो जाऊं। एक अभिकर्ता को संकोच है कि यदि मैं अपने क्लाइंट से बात करता हूं, जिसका बीमा मैंने किया है, कि यार तेरी प्रीमियम आ गई है तो प्रीमियम जमा कर दे। मेरा जो ग्राहक है वो मेरे विषय में सोचेगा, उसके दिल में कहीं ऐसा तो नहीं आएगा कि मेरा जो एजेंट है ये सिर्फ पैसे का भूखा हुआ है। हमारे अभिकर्ता को संकोच है, हमारे अभिकर्ता को भय है, हमारा अभिकर्ता भयभीत है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि यदि मैं लॉकडाउन में नए बीमे की बात करने के लिए लोगों के पास जाऊंगा, उनके पास पैसे नहीं है, वो मेरे विषय में क्या सोचेंगे। ऐसा है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, निश्चित रूप से ऐसा है। आइए इन 3 मूल समस्याओं का अगर मैं समाधान दे दूं तो मुझे लगता है कि यह आपकी सफलताओं में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं डर की। डर, कोविड-19 का डर, संक्रमित होने का डर। दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप डरिए मत, डर जरूरी है। इसको कहने के पीछे मेरा मूल उद्देश्य क्या है मैं उसको डिस्क्लोज करता हूं आपके सामने। दोस्तों एक अभिकर्ता 24 घंटे मेहनत करना शुरू कर दे, कोई डर न रखे, समय पर खाना नहीं, समय पर पानी नहीं, समय पर कोई व्यवस्था नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, मेहनत करना शुरू कर दे, उसका जीवन काल कैसा होगा। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। एक दौर ऐसा था जब 2004-2005 में मैंने अपना काम अच्छे तरीके से शुरू किया। लगभग 2004 से लेकर 2013 तक फैमिली की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मुझको उसको रिकवर करने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी। मैं चाहता था सफल होना, मैं चाहता था MDRT, COT और TOT जैसे जगहों पर जाना। मैं MDRT, COT बनना चाहता था। कंडीशन ये कि सुबह घर से निकला, भोजन मिला नहीं मिला, लेट हुआ, भोजन छोड़ दिया, बाहर निकल लिया। जब फील्ड में निकले, 10 किलोमीटर कहीं दूर में पहुंचा हुआ हूं, वहां से मेरे को लौट कर दोपहर का भोजन करने घर आना है। दिमाग में ये होता था कि यार जब तक मैं घर जाऊंगा तब तक 4 क्लाइंट से और मिल लूंगा, मेरा व्यवसाय और बेहतर हो जाएगा। बाहर मार्केट की जो कुछ खाने को मिला मैं खा लेता था। नतीजा यह हुआ कि आज की डेट में स्वास्थ्य से परेशान हूँ। आप हमारे चैनल को अगर आप देख रहे हैं, आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कई अभिकर्ता ऐसे हैं जो इस चैनल का उपयोग करके आज COT और TOT के लिए कार्य कर रहे हैं ऐसा। लेकिन मेडिकल की समस्या की वजह से आज मैं ड्राइव नहीं कर सकता। आस पास चले गए, कोई मिल गया, बात कर लिए। सपना था सक्सेस होने का, सपना था आगे बढ़ने का, सपना था उस जगह पहुंचने का जहां पहुंचने के बाद मैं खुद के ऊपर गर्व कर सकता कि यस आई एम रितेश, मैं LIC का एडवाइजर हूँ। सपना चूर हो गया। प्रॉब्लम होती है, मैं अब उस ओर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं यह जो बात बोल रहा हूँ मैं अपने विषय में बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने जो गलती की, मेरा कोई भी अभिकर्ता वह गलती नहीं करना चाहिए। आज हमारी सोच यह है कि जो मैं नहीं कर सका, जो मैं नहीं बन सका, मेरी जानकारी, मेरी चीजों का उपयोग करके अगर मेरा कोई भी एक अभिकर्ता बन जाएगा तो उसके रूप में मैं उसकी जगह पहुंच जाऊंगा। यही वजह है दोस्तों, निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। बहुत छोटे फैमिली से आया हुआ हूँ। मैंने बहुत कष्ट भरे दिन देखे हैं। पैसों की कमी क्या होती है मैं जानता हूँ। पैसे की कमी के कारण महंगे इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर सकता। 2015 में जब मेरी तबीयत डिस्टर्ब हुई, मैं बेड पर चला गया। मेरे दिल में सिर्फ ये ख्याल आया कि जिन परेशानियों की वजह से मैं महंगे ट्रेनिंग नहीं कर पाता था, मैं महंगी जगह नहीं जा पाता था, मेरा कोई एक अभिकर्ता यदि मुझसे जुड़ गया और वह रेगुलर मुझे यदि फॉलो कर रहा है तो फिर उसकी जिंदगी में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं उसको हर वह चीज दूंगा जो उसको सफल बना दे और विश्वास पैदा करने की कोशिश करूंगा कि आप सफल हो सकते हैं। सफल नहीं हो सकते। यदि आप टॉप 10 में जाना चाहते हैं, इंडिया टॉप 10 में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आपके अंदर वो कैपेसिटी है। आपके अंदर सिर्फ कमी अगर कुछ है तो एक विश्वास की कमी है। डर जरूरी है।
इसलिए डर जरूरी है क्योंकि हमको छोटा काम नहीं करना, हमको लंबा काम करना है। डर जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए डर जरूरी है। मैं LIC का भी करता हूँ, आप LIC के भी करता है। डर जरूरी है। यदि हम संक्रमित हो गए तो सिर्फ हमारा परिवार संक्रमित नहीं होगा, हम जिस क्लाइंट से मिलने के लिए जाएंगे वह हर व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। डर जरूरी है, डर जरूरी है। लेकिन डर इसलिए जरूरी नहीं है कि हम काम करना बंद कर दें। डर इसलिए जरूरी है कि हमारी वजह से कोई दूसरा प्रभावित नहीं होना चाहिए। डर जरूरी है कि हमको अपने परिवार की और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारी ब्रांच का विकास अधिकारी हो, चाहे हमारे ब्रांच का ब्रांच मैनेजर हो, चाहे हमारे ब्रांच का चपरासी हो, जब हम जाते हैं तो हमारा चपरासी कहता है ना, सर एक गिलास पानी सर पीजिएगा। चाहे हमारे फील्ड का एक ग्राहक हो, ग्राहक का एक बच्चा हो, वो बच्चा कभी कूद कर आता है, दौड़ कर आता है, कहता है अंकल मुझको एक पेन दे दो, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। डर जरूरी है। तो इस डर के साथ हमको काम करना है, इस भय के साथ काम करना है। हमको अपने आप को सुरक्षित रखना है ताकि हमारी वजह से कोई और व्यक्ति प्रभावित न हो, और वह तभी संभव है जब हम खुद प्रभावित न हो। यानी कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? मेरे कहने का मूल अर्थ सिर्फ इतना है कि जितना ज्यादा संभव हो सके उतना ज्यादा हमको बचकर काम करना है। हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमारी आदत होती है, लगभग हर अभिकर्ता की आदत होती है, हम जाते हैं और क्लाइंट से सीधे हाथ मिलाते हैं। हमको इस आदत को बदलना होगा। सर नमस्ते, हमें इन चीजों को अपनाना होगा। हम सामने से क्लाइंट से बोल सकते हैं, सर कोविड-19 की समस्या है, मैं जान रहा हूँ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मुझे आपके परिवार की चिंता है। आप अपनी कोई भी डिस्कशन शुरू करते हैं, आप उस क्लाइंट से बोलिए, सर कुर्सी लाते थोड़ी दूर दूर बैठते हैं हम लोग। वह क्लाइंट भी समझेगा, वह भी तो कोई ना कोई व्यवसाय कर रहा है, वह भी तो कोई ना कोई रोजी रोजगार कर रहा है, वह क्लाइंट भी समझेगा। आप दूर बैठिए, उससे दूरी बनाकर बैठिए, आप अपने हाथ को धोइए, आप सैनिटाइजर रखिए। आप जाते हैं क्लाइंट से मिलने के लिए, सबसे पहले आप उससे बात करें न करें, बीमे की बात कुछ हो न हो, आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए, आप उसको भी सैनिटाइजर से सैनिटाइज करा दीजिए उसके हाथ को। ग्राहक समझेगा। डर जरूरी है। डर इसलिए जरूरी है ताकि हम संक्रमित न हो। डर इसलिए जरूरी है कि हमारी वजह से कोई दूसरा संक्रमित न हो। सिर्फ इसलिए डर जरूरी है। दूसरी बात आती है संकोच की। संकोच होना बुरा है क्या? संकोच एक गहना है, होना चाहिए। यदि आपको यह संकोच होता है ना कि मैं अपने ग्राहक को फोन करूं और वह प्रीमियम के लिए अगर हमको बोलेगा, अगर हम अपने ग्राहक को प्रीमियम के लिए बोलेंगे तो वह ग्राहक यह सोचेगा कि यार बताओ, लॉकडाउन चल रहा है, पैसे की कमी है, फिर भी यह व्यक्ति पैसे के लिए बोल रहा है। यह एक गहना है, यह एक इंसान की इंसानियत का प्रमाण है। हम मरे नहीं हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं ना तो हम मरे नहीं हैं। लेकिन मेरे दोस्त, इसका दूसरा पहलू भी है। हम एक इंसान के साथ साथ एक अभिकर्ता भी हैं, और एक अभिकर्ता होने के नाते हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोज दैट, एक बार विचार करके देखिए, आपका कोई एक ऐसा ग्राहक है जो संक्रमित है। सपोज दैट, एक बार आप विचार करके देखिए, आने वाले कुछ समय में आपको यह पता चलता है कि आपका जो ग्राहक है उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी प्रीमियम जमा नहीं हुई। उसका परिवार आपसे कहता है कि सर हमको पेमेंट दिला दो। आप कहते हैं प्रीमियम जमा नहीं हुआ। वह ग्राहक यह विश्वास करके बैठा हुआ है कि मेरा अभिकर्ता मेरे को फोन करेगा अगर प्रीमियम की ड्यू आएगी। वह आपके ऊपर इतना, आपकी सर्विसिंग के ऊपर इतना विश्वास करता है, उसे पता है मेरा अभिकर्ता मेरे को सूचना देगा। आप क्या खुद को माफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं जानता हूं नहीं कर पाएंगे। हमने अपनी जो संकोच है, उस संकोच के कारण हमने अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं किया। अब बात आती है कि यदि मैं फोन करता हूं तो वह जो ग्राहक है वह मेरे विषय में सोचेगा कि यह स्वार्थी है। क्या हम इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाल सकते कि हमारा ग्राहक मेरे विषय में ऐसा न सोचे? दोस्तों, मेरा एक मानना है, हम जो सोचते हैं यदि हम उसको डिस्क्लोज कर दें, यदि हम उसको बता दें, तो हम अपना काम भी कर ले जाएंगे और हमारा ग्राहक हमारी चीजों को समझेगा भी। हम क्लाइंट को फोन करके बोल सकते हैं, सर आप कैसे हैं, परिवार में सभी कोई कैसा है, सर है क्या? क्योंकि बड़े संकोच के साथ मैं फोन कर रहा हूँ। मैं यह सोच रहा था कि सर मैं फोन करूं न करूं, लॉकडाउन है, लोगों की आय बंद है, लेकिन सर आपके पॉलिसी की प्रीमियम आ गई है। और सर मैं ये जानता हूँ कि यदि मैं इस चीज को आपको बताता हूँ तो हो सकता है कि आपके मन में यह आए कि यह जो एजेंट है यह अपने कमीशन के लिए बोल रहा है। लेकिन सर सच बोलूं, यदि पॉलिसी की प्रीमियम समय से जमा नहीं होती है तो दो तरह का नुकसान होगा। एक तो लेट फीस लगेगी, मेरा जो परम मित्र है, और मैं यह नहीं चाहता हूं कि मेरा जो ग्राहक है, मेरा जो यह परम मित्र है, इसका 1 रुपए भी नुकसान न हो। और सर दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, यदि LIC के पॉलिसी की प्रीमियम समय से जमा नहीं होती है और ईश्वर न करे कल को कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो वो पॉलिसी से कोई पैसे का भुगतान नहीं होगा। सर यह जो दो चीजें हैं, ये इन दो चीजों के कारण मैं द्वंद्व में पड़ा हुआ था कि मैं इस बात को बोलूं कि न बोलूं। लेकिन सर फिर भी मैंने अपनी ड्यूटी समझते हुए मैंने आपको कॉल किया। तो सर क्या आपके पास पॉलिसी की प्रीमियम जमा करने की व्यवस्था है? सपोज दैट यदि
यदि हम ऐसा अपने ग्राहक से बोलते हैं तो वह ग्राहक मेरे विषय में क्या सोचेगा? क्या आपको नहीं लगता है कि यदि हम अपने ग्राहक से इस तरह से बात करते हैं तो हमारा ग्राहक हमारे लिए पॉजिटिव फील करे? दोस्तों, हमें तरीके तो ढूंढने पड़ेंगे ना, क्योंकि यदि हम फोन नहीं करते, आप मैसेज करते हैं। बहुत सारे अभिकर्ता मेरी जिनसे बात हुई, लोगों ने कहा कि सर फोन करने में बड़ा अनुचित सा लगता है, तो हम सर मैसेज कर देते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि यह जो मैसेज करने की प्रक्रिया है ना, यह मैसेज करने की प्रक्रिया ग्राहक के माइंड में यह मैसेज जरूर डालेगी। यह जो अभिकर्ता है, यह अभिकर्ता अपने फायदे की बात सोचता है। लेकिन यदि हम ग्राहक को कॉल करते हैं और इस तरह से बात करते हैं तो मुझे यकीन है कि वह ग्राहक मेरे विषय में पॉजिटिव फील करेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि यदि आप काम की शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपने जितने भी पॉलिसी धारक हैं जिसको आपने कॉल करके सूचित नहीं किया है कि उसकी प्रीमियम आ गई है, आप उसको सबसे पहले कॉल करके सूचना दीजिए। इसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा क्या होगा? पहला फायदा यह होगा कि उस ग्राहक को अपनी प्रीमियम जमा करने की जानकारी हो जाएगी। हो सकता है कि आपके ग्राहक के पास व्यवस्था हो और वह अपनी प्रीमियम जमा कर दे। यदि प्रीमियम जमा कर देगा तो उस प्रीमियम की वजह से आपके दो पैसे आपके बन जाएंगे। दूसरा फायदा क्या होगा? आपने ऐसा अनुभव किया होगा, मेरा अपना अनुभव है और मुझे यकीन है कि जो मेरा अनुभव है उससे मिलता जुलता अनुभव आपका भी हो। आप MDRT एजेंट हैं, आप COT हैं, TOT हैं। आपने भी यह फील किया होगा कि यदि हम फील्ड से 10 दिन भी बाहर हो जाते हैं, 10 दिन भी अगर हम फील्ड में नहीं जाते हैं, तो हमें यह समझ में नहीं आता कि हम काम शुरू करें कैसे। हमें यह समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, यदि आप फोन करना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ग्राहक तक पहुंचने के माध्यम, आपको ग्राहक तक पहुंचने के रास्ते मिल जाएंगे। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज की डेट में इस लॉकडाउन में अगर सबसे अच्छा बिजनेस अगर कहीं गया है ना, तो ये जो पॉलिसी बाजार वाले हैं, ये अच्छा खासा बिजनेस किए हैं। क्यों? क्योंकि वो इस दौर में जब सभी कोई लॉकडाउन में पड़ा हुआ है, उन्होंने अपना बिजनेस बहुत ही बाकायदा तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने किया है। आप भी फोन करना शुरू कीजिए, कॉल करना शुरू कीजिए। आप जब ग्राहक के पास आना जाना शुरू करेंगे, आपको संभावनाएं दिखने लगेंगी। हमको आगे क्या करना है, हमें आगे किससे मिलना है। अब हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे की, भय। आज हमारा अभिकर्ता भयभीत है इसलिए क्योंकि वह सोचता है कि यदि हम फील्ड में जाते हैं, ग्राहक से मिलते हैं और बोलते हैं सर आपके लिए बहुत अच्छी पॉलिसी आई हुई, ग्राहक चिढ़ जाएगा, ग्राहक हो सकता है हमें कुछ उल्टा बोल दे और न जाने क्या क्या। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि छोटे विचार के ऊपर बड़ा विचार प्रभावी होता है। मैंने कई अभिकर्ताओं के जो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जो मैसेजेस होते हैं, मैंने उसमें देखा है, उन्होंने लिखते क्या हैं कि जीवन बीमा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, यह सच्चे अर्थों में समाज की सेवा है। बिल्कुल सही लिखते हैं। सच्चे अर्थों में LIC का जो व्यवसाय है, LIC का जो बिजनेस है, यह समाज की सेवा है। लेकिन क्या वास्तव में हम समाज की सेवा कर रहे हैं? क्या हम अपने मन में, अपने विचारों में यह सोच रहे हैं कि हमारा जो भावी ग्राहक है, जिसका हम बीमा करना चाहते हैं, वो ऐसा सोचेगा, वो वैसा सोचेगा, वह ऐसे बोलेगा, वह वैसे बोलेगा? यह सिर्फ मेरा अपना उठाया हुआ प्रश्न है और हम ही खुद को उत्तर भी दे रहे हैं। लेकिन वास्तविकता इससे हटकर है। आपको फील्ड में निकलना ही होगा। एक बहुत अच्छा मैसेज मैंने सोशल मीडिया पर देखा और वो मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा। आज की डेट में अगर आपको टारगेट करना है तो आप दो चीजों की ओर टारगेट अच्छा खासा कर सकते हैं। यदि आप जो पेंशन की योजनाएं हैं, रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है, यदि आप उसको टारगेट करते हैं तो उसके दो लाभ होंगे। पहला लाभ क्या होगा? पहला लाभ यह होगा कि जैसे मान लीजिए आपकी एजेंसी का जो मंथ है वो काफी करीब है, तो यदि आप प्लान नंबर 850 जैसी योजनाएं अगर आप सेल करते हैं तो एक साथ अच्छा खासा प्रीमियम आपको मिल जाएगा और जो एजेंसी का काम है या फिर क्लब मेंबर वाला जो कार्य है वो जल्दी आप अचीव कर सकते। दूसरा बेनिफिट क्या है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग सेल करने के लिए यह सबसे ही बेहतरीन समय है। मैंने एक कहीं लिखा हुआ पढ़ा हुआ था, उसमें जो उन्होंने मैसेज दिया हुआ था, बहुत ही बेहतरीन मैसेज है। मैसेज कुछ ऐसा था कि 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन हुआ और एक व्यक्ति इस लॉकडाउन में उसकी आर्थिक सिचुएशन डिस्टर्ब हो गई। तो जब एक सरकार ने लॉकडाउन कर दिया तो लॉकडाउन की वजह से यदि हम प्रभावित हो सकते हैं सिर्फ 2 महीने के अंतर्गत, तो जिंदगी एक दिन हमको लॉकडाउन में डाल देगी। वो समय भी फिक्स है, वो समय सबको पता है। यह तो समय किसी को पता नहीं था, लेकिन वह समय पता है, फिक्स है, आना ही है। एक दिन हम बूढ़ा होंगे ही होंगे। तो वो जो लॉकडाउन होगा 60 साल की उम्र और उसके बाद का जो लॉकडाउन होगा उसका क्या? आपको प्लान सेल करना है ना, एक छोटा सा टिप्स मैं देता हूं। आप किसी भी व्यक्ति से मिलिए, एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो आपका या भावी ग्राहक हो, आप किसी से मिलिए, आप बोल सकते हैं सर LIC ने एक बहुत ही अच्छा लॉकडाउन प्लान लाया है, रिटायरमेंट प्लान को डिस्क्लोज कर दीजिए। यदि आप टेलीग्राम ऐप पर हमसे जुड़े हुए हैं तो आने वाले समय में रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए नीड क्रिएशन कैसे किया जाता है
इसकी बाकायदा कुछ PDF फाइल्स वगैरह में लाने का प्रोग्राम है, बहुत जल्द आपको मिलेगा। कुछ कॉम्बिनेशन योजनाओं भी देने का प्रोग्राम मैं चला रहा हूँ, जल्दी आपको वहां से पोस्ट मिलेगी। वह सारी चीजें जब आप क्लाइंट से डिस्कस करेंगे तो क्लाइंट आपकी बात को सुनेगा। यह एक अच्छा तरीका है। यदि आप मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं तो यह जो समय है, यह समय बिल्कुल करेक्ट समय है। मुझे लगता है कि दुनिया का दूसरा हर व्यवसाय डाउन हो सकता है आज की इस कंडीशन में, लेकिन अगर LIC का अभिकर्ता सही तरीके से फील्ड में कार्य करता है तो उसका व्यवसाय निश्चित रूप से डाउन नहीं होगा। वह इस समय में एक नया इतिहास अर्जित कर सकता है। जरूरत है इस माहौल को, इस परिवेश को समझने की, इस माहौल और इस परिवेश में हमको किस तरह से कार्य करना है इसको जानने की। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो थोड़ा सा समय हमने एक दूसरे के साथ बिताया हुआ है, यह समय आपकी सफलताओं के रूप में कन्वर्ट होकर निश्चित रूप से दिखाई देगा। एक जानकारी देना चाहता हूं, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए होंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर एक पूरा कोर्स की तरह से मैं एक पोस्ट डाल रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पर भी अवेलेबल है और फेसबुक पर भी अवेलेबल है। तो फेसबुक का जो ग्रुप है वहाँ पर थोड़ी समस्या होती है कि कुछ फाइल जो है हम वहाँ पर सेंड नहीं कर पाते। जैसे अगर हमको कोई ऑडियो क्लिप देनी है तो हम वहाँ नहीं दे सकते, लेकिन वह चीजें टेलीग्राम ग्रुप के अंतर्गत देना काफी आसान हो जाता है। तो यदि आप टेलीग्राम ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखे हैं और आपका जो मोबाइल नंबर है वो टेलीग्राम पर रजिस्टर है तो आपको मैं उसमें कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है। यदि आप चाहें तो उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और जो हमारे द्वारा जानकारी दी जा रही है इसका लाभ आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो थोड़ा सा समय हमने एक दूसरे के साथ बिताया है यह समय अच्छा रहा होगा और यह आपकी सफलताओं में कन्वर्ट रहा होगा। मैं जानना चाहूंगा आपके कमेंट में आप क्या सोचते हैं। और अब इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।